कहानी की शुरुआत मुर्दे घर को दिखाते हुए होती है, जिसमें एक डॉक्टर और उसका साथी असिस्टेंट होता है। डॉक्टर अपने असिस्टेंट से कहता है कि इन टॉक्सिक बोतलों पर धूल की परत जम चुकी है और तुमको अच्छे से पता होगा कि मुझे धूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम इन सारी बोतलों को सीवर के रास्ते से नदी में फेंक दो। इस पर वह असिस्टेंट डॉक्टर से कहता है कि नदी में कई प्रकार के जीव होते हैं और यह टॉक्सिक केमिकल उन जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह सुनकर डॉक्टर गुस्से में असिस्टेंट से कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, बस तुम इन सारी बोतलों को नदी में डाल दो। फिर वह असिस्टेंट एक एक करके सारी बोतलों को सीवर के रास्ते खाली कर देता है। फिर सीन कट होता है और हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां 2 मछुआरे उस नदी में मछली पकड़ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है। वह मछुआरा उस क्रिएचर को अपने कफ में उठाकर जैसे ही हाथ में पकड़ने वाला होते हैं, तभी वह क्रिएचर उनके कफ से छूटकर नदी में गिरकर भाग जाता है। फिर हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें गेंगडू नाम के इस आदमी को दिखाया जाता है। गेंगडू का नदी के किनारे एक बड़ा सा दुकान होता है। गेंगडू बहुत ही आलसी होता है। वह दिन में भी अपनी दुकान में बैठकर सोता रहता है। उसकी इस हरकत से उसके पापा उसे काफी डांटते हैं, लेकिन गेंगडू नहीं सुधरता। गेंगडू की एक बेटी भी होती है जिसका नाम ह्यूनसू होता है। गेंगडू अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। ह्यूनसू अपने पापा से कहती है कि आज स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी और आप नहीं आए। इस पर गेंगडू कहता है कि मैंने तुम्हारे पास कॉल किया था लेकिन कॉल नहीं लगा। ह्यूनसू कहती है कि आपने जो मुझे फोन दिलाया था वह अब कबाड़ हो चुका है और अब वह फोन काम नहीं करता। तब गेंगडू अपनी बेटी को समझाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फोन खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। जब मेरे पास पूरे पैसे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें एक नया फोन दिला दूंगा। फिर वह दोनों टीवी पर मैच देखते हैं जिसमें ह्यूनसू की आंटी नामजू होती हैं, जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की तीरंदाजी प्रतियोगिता में हिस्सा ली होती हैं। वह मैच टीवी पर लाइव दिखाया जाता है। वह दोनों नामजू को टीवी पर देखकर काफी खुश हो जाते हैं और नामजू को शाबाशी देने लगते हैं। तभी वहाँ पर गेंगडू के पापा आते हैं। गेंगडू को ग्राहकों तक बियर पहुँचाने को कहते हैं। गेंगडू उन ग्राहकों के पास बियर लेकर जाता है। तभी उन लोगों को नदी के पुल पर मछली जैसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। सभी लोग उस मॉन्स्टर को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी वह मॉन्स्टर नदी में कूद जाता है और फिर नदी के किनारे की सतह पर आ जाता है। लोग उस मॉन्स्टर को हैरानी से देखते हैं। तभी गेंगडू एक बियर की बोतल उस मॉन्स्टर के पास फेंकता है। फिर वह मॉन्स्टर अपनी पूंछ से उस बियर की बोतल को जकड़ लेता है। यह देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं और सभी अपने अपने सामान उसकी तरफ फेंकने लगते हैं। तभी वह मॉन्स्टर वहां से अचानक गायब हो जाता है। फिर गेंगडू नजर घुमाता है और दूसरी ओर देखता है तो वह मॉन्स्टर लोगों को ढेर करते हुए तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा होता है। गेंगडू जब यह सब देखता है तो वह तुरंत नदी से दूर भागता है। वह मॉन्स्टर भी लोगों को पकड़ने के लिए शहर की ओर भागता है। तभी एक लड़की अपने कानों में ईयरफोन लगाकर गाना सुन रही होती है। उसको लोगों की चीखें सुनाई नहीं देती, जिससे उसे कुछ पता नहीं चलता। तभी अचानक पीछे से वह मॉन्स्टर आता है और उसको अपने पंजों में जकड़कर साथ ले जाता है। मॉन्स्टर के हमले की वजह से पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए पास में एक कंटेनर रूम में घुस जाते हैं। तभी वह मॉन्स्टर उन लोगों को देख लेता है और वह भी उस कंटेनर में घुस जाता है। इधर दूसरी तरफ से लोग कंटेनर से निकलना चाहते हैं, लेकिन कंटेनर का दरवाजा इधर से लॉक होता है। कुछ ही देर में उस कंटेनर से खून की धारा बहने लगती है। फिर गेंगडू और एक आदमी मिलकर उस कंटेनर के पास जाते हैं और किसी तरह उसका दरवाजा खोल देते हैं, जिससे बाकी फंसे लोग बाहर निकल जाते हैं और साथ में वह मॉन्स्टर भी बाहर आ जाता है। तभी गेंगडू पास में पड़ा एक हॉर्न बोर्ड उठाता है और तेजी से उस मॉन्स्टर की पूंछ पर मार देता है, जिससे उस मॉन्स्टर के खून की छींटें उसके मुंह पर आ जाती हैं। फिर गेंगडू तेजी से अपने घर की ओर भागता है। इधर दादा और पोती को बाहर के हालात के बारे में कुछ नहीं मालूम होता और वह लोग मजे से टीवी में वह मैच देख रहे होते हैं। ह्यूनसू की आंटी जो स्पोर्ट्स मैच खेल रही होती हैं, वह मैच हार जाती हैं, जिससे यह दोनों काफी उदास हो जाते हैं। ह्यूनसू जब कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई है। तभी अचानक वहाँ पर गेंगडू आता है और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर भागने लगता है। मॉन्स्टर भी उनकी तरफ तेजी से आ रहा होता है। तभी अचानक गेंगडू का पैर फिसलता है और वह दोनों नीचे गिर जाते हैं। गेंगडू तुरंत बेटी का हाथ पकड़ता है और फिर से अपने साथ भागने लगता है, लेकिन तभी जब वह अपनी बेटी की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने किसी और लड़की का हाथ पकड़ रखा है। गेंगडू उस लड़की का हाथ छोड़कर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए चारों तरफ देखता है। तभी उसे ह्यूनसू दिखाई पड़ती है। मॉन्स्टर तेजी से ह्यूनसू के पास आता है और उसे अपनी पूंछ में जकड़कर पानी में साथ ले जाता है। गेंगडू भी अपनी बेटी को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा देता है और मॉन्स्टर ह्यूनसू और बाकी लोगों को अपने साथ लेकर नदी के उस पार चला जाता है।
लेकिन नदी काफी गहरी होती है जिससे गेंगडू डूबने लगता है और अपनी बेटी को नहीं बचा पाता। फिर उसके बाद नदी के पास काफी ज्यादा पुलिस और आर्मी आ जाती है और पूरे शहर को सील कर दिया जाता है। फिर शहर के उन लोगों को जिन्होंने मॉन्स्टर को देखा था सबको एक जगह पर रखा जाता है। मॉन्स्टर जिन लोगों को अपने साथ ले गया था उन लोगों की तस्वीरें लगा दी जाती हैं। तभी वहाँ पर ह्यूनसू की आंटी और अंकल आते हैं और वह पूरी फैमिली ह्यूनसू की तस्वीर देखकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर पूरे शरीर को ढककर फॉरेंसिक टीम वाले आते हैं और वहाँ पर गैस फैला देते हैं। उनमें से एक फॉरेंसिक वाला पूछता है, क्या आप सब में से किसी को उस मॉन्स्टर ने छुआ है? इस पर गेंगडू अपना हाथ उठाकर कहता है कि उस मॉन्स्टर के खून की छींटें मेरे चेहरे पर आ गई थी। यह सुनकर वह फॉरेंसिक वाला तुरंत गेंगडू को पकड़ने का आदेश दे देता है। फिर फॉरेंसिक टीम वाले गेंगडू को पकड़कर एम्बुलेंस से अपने साथ ले जाती है। फिर न्यूज में बताया जाता है कि जितने भी लोग उस मॉन्स्टर की चपेट में आए हैं उनके शरीर में अजीब बदलाव होने लगे हैं और वह वायरस का शिकार हो गए हैं। इसलिए उन सारे लोगों को फॉरेंसिक टीम वाले पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और उस मॉन्स्टर को मारने के लिए पुलिस और आर्मी को तैनात कर दिया जाता है। इधर गेंगडू को पकड़कर अस्पताल में ले आया जाता है। गेंगडू और उसके पूरे परिवार को जरूरी चेकअप के लिए अस्पताल में रखा जाता है। तभी गेंगडू के फोन पर एक कॉल आता है। गेंगडू कॉल रिसीव करता है तो उसे पता चलता है कि कॉल पर उसकी बेटी ही होती है। वह गेंगडू से कहती है, पापा मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे ये मॉन्स्टर एक सीवर में कैद करके रखा है। तभी अचानक फोन कट जाता है। इधर पुल के किनारे फॉरेंसिक टीम वाले धुएं का छिड़काव कर रहे होते हैं। तभी उसके साथी को पुल के किनारे एक नोट दिखता है। वह जब नोट उठाने के लिए गाड़ी से निकलता है और नोट उठाकर जैसे ही जाता है तो सामने से वह मॉन्स्टर आ जाता है और उन दोनों को पकड़कर अपने साथ एक सीवर में ले जाता है और वहाँ पर दोनों को रखकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह मॉन्स्टर लोगों को खाने के लिए पकड़कर ले आता है और इस सीवर में कैद करके रखता है। यहाँ ह्यूनसू भी होती है और इन सारे लोगों में से बस ह्यूनसू ही जिंदा बची होती है। ह्यूनसू मॉन्स्टर से बचने के लिए सीवर के पाइप में छिपी होती है। जब वह मॉन्स्टर उन दोनों को रखकर बाहर चला जाता है तो ह्यूनसू उनके पास जाती है और उन्हें जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह दोनों मर चुके होते हैं। फिर ह्यूनसू उनका फोन निकालती है और फोन चालू करती है, लेकिन फोन पानी में भीगने के कारण खराब हो गया होता है। इधर गेंगडू पुलिस वालों को बताता है मेरी बेटी अभी जिंदा है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और उससे कहते हैं लगता है कि उस वायरस का असर तुम्हारे दिमाग पर हो गया है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। गेंगडू पुलिस वालों से कहता है मेरी बेटी ने इसी फोन से कॉल करके मुझसे बात की थी, लेकिन पुलिस वाले और डॉक्टर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर उनके पापा कहते हैं मेरा एक दोस्त पुलिस ऑफिसर है, मैं उसको कॉल करता हूँ, शायद वह मेरी मदद करे। फिर यह पूरी फैमिली अपने मुंह पर मास्क लगाकर अस्पताल से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नर्स उन लोगों को देख लेती है और उन्हें रोकती है। तभी अचानक यह चारों अस्पताल के सारे नर्स और डॉक्टरों को चकमा देकर लिफ्ट की ओर भागते हैं और लिफ्ट में चढ़कर जल्दी से अपने कपड़े बदल लेते हैं। नीचे उनके पापा का ऑफिसर दोस्त भी आ जाता है। ये चारों जल्दी से भागकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। फिर उनके पापा कुछ गुंडों से गन और गोलियां खरीदते हैं और साथ में नदी के सीवर का मैप भी खरीदते हैं। वह गुंडा उनसे कहता है कि मैं आपको यह सब तभी दूंगा जब आप पैसों के साथ अपना मास्टर कार्ड भी हमें दे देंगे। फिर उनके पापा अपना मास्टर कार्ड भी उन गुंडों को दे देते हैं और यह लोग उस एरिया में जाने लगते हैं, लेकिन आगे जाने पर चेक पोस्ट आता है। यह लोग जब चेक पोस्ट को देखते हैं तो अपने चेहरे को मास्क से ढक लेते हैं ताकि पुलिस वाले इन्हें पहचान न सके। तभी उसमें से एक पुलिस वाला उनके पास आता है और अपना मास्टर कार्ड दिखाने को कहता है, लेकिन उनके पापा तो पहले ही अपना मास्टर कार्ड उन गुंडों को दे चुके होते हैं, इसलिए वे वह पैसे जो ह्यूनसू के फोन के लिए गेंगडू जमा करके रख रहा था वही पैसे पुलिस वाले को दे देते हैं और कहते हैं आप इससे काम चला लीजिए। फिर वह पुलिस वाला इन लोगों को जाने देता है। यह लोग उस मैप को देखकर नदी के किनारे सीवर के अंदर जाते हैं और ह्यूनसू को आवाज देने लगते हैं। तभी उन लोगों को बगल में कुछ हलचल महसूस होती है। वह लोग जब टॉर्च जलाकर उस तरफ देखते हैं, बंदूकें हाथ में लेकर सावधान हो जाते हैं। तभी नामजू के ऊपर पानी की कुछ बूंदें गिरती हैं। वह लोग यह देखकर घबरा जाते हैं और उनके पापा तुरंत ऊपर गोली चला देते हैं, लेकिन ऊपर कुछ नहीं होता, सिर्फ पानी की कुछ बूंदें ऊपर से टपक रही होती हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि बगल में सीजू नाम का लड़का और उसका बड़ा भाई होते हैं और वह दोनों डर के मारे वहाँ छिपे होते हैं। ये दोनों काफी गरीब होते हैं और भूख से तड़प रहे होते हैं। फिर यह लोग नदी के किनारे गेंगडू की दुकान में चोरी करने जाते हैं। यह दोनों भाई बड़े से बैग में ढेर सारा खाना रखते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। उसका बड़ा भाई सीजू से कहता है अब हमें महीनों तक खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि यह खाना महीनों तक खाने के लिए पर्याप्त है। तभी वहाँ पर वह मॉन्स्टर आ जाता है। जब यह दोनों उस मॉन्स्टर को देखते हैं तो घबरा कर भागने लगते हैं। वह मॉन्स्टर भी इन दोनों का पीछा करता है और उन्हें पकड़ लेता
है और सीवर की ओर ले जाने लगता है। इधर सीवर में ह्यूनसू भूख से तड़प रही होती है और टपक रहे पानी से अपने पेट की भूख को कम करती है। तभी वहाँ पर वह मॉन्स्टर उन दोनों को लेकर आता है। ह्यूनसू जब मॉन्स्टर को देखती है तो तुरंत मरने का नाटक करने लगती है। मॉन्स्टर उन दोनों को वहाँ पर रखकर चला जाता है। उसमें से सीजू जिंदा होता है। ह्यूनसू उसके पास आती है और सीजू से कहती है, क्या तुम ठीक हो? तभी वहाँ पर वह मॉन्स्टर आवाज सुनकर दोबारा आ जाता है। फिर ह्यूनसू सीजू को लेकर अपने साथ चुपचाप लेट जाती है ताकि मॉन्स्टर को लगे कि वह दोनों जिंदा नहीं है और मर चुके हैं। फिर वह मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ह्यूनसू सीजू के बड़े भाई की सांस चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसका बड़ा भाई मर चुका है। इधर ये चारों अपनी दुकान में आते हैं और पेट भरकर खाना खाते हैं और वहाँ आराम करते हैं। तभी अचानक गेंगडू को बाहर कुछ दिखता है। जब यह लोग ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वह मॉन्स्टर ही होता है जो इन लोगों का शिकार करने आया होता है। फिर उनके पापा बंदूक उठाते हैं और खिड़की से उस पर फायर कर देते हैं। फिर वह मॉन्स्टर काफी गुस्से में उनकी तरफ आने लगता है और उनकी दुकान को पलट देता है। फिर उनके पापा अपनी बंदूक से उस मॉन्स्टर को नीचे मार गिरा देते हैं। फिर यह लोग किसी तरह उस दुकान से बाहर निकलते हैं और उस मॉन्स्टर को गोली मारने लगते हैं। वह मॉन्स्टर गोली के डर से वहाँ से भागने लगता है। ये चारों लोग उस मॉन्स्टर को दौड़ने लगते हैं। मॉन्स्टर वहाँ से भागकर पुल पर चढ़ जाता है। तभी इन लोगों के बंदूक से गोली खत्म हो जाती है और वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। वह मॉन्स्टर उस पुल से पानी में कूद जाता है। गेंगडू के पापा उसे मॉन्स्टर को मारने के लिए पानी के पास जाते हैं और बाकी लोगों को वहाँ से दूर जाने के लिए कहते हैं। गेंगडू उन्हें ऐसा करने से रोकता है लेकिन उसके पापा नहीं मानते और वह पानी के पास चले जाते हैं और मॉन्स्टर को मारने के लिए अपनी बंदूक तान देते हैं। तभी वह दूसरी तरफ देखते हैं तो नामजू अपने तीर धनुष से उस मॉन्स्टर पर निशाना साध रही होती है। उसके पापा नामजू को कहते हैं कि तुम वहाँ से जल्दी भाग जाओ। तभी अचानक पीछे से वह मॉन्स्टर आ जाता है। उसके पापा उस मॉन्स्टर पर जैसे ही गोली चलाते हैं लेकिन गोली नहीं चलती क्योंकि उसके बंदूक से गोली खत्म हो गई होती है। फिर मॉन्स्टर उसे पर हमला करके उन्हें नीचे गिरा देता है और उनके पापा बेहोश हो जाते हैं। फिर वह मॉन्स्टर अपनी पूंछ से जकड़कर नदी के पास पटक देता है और वहाँ से पानी में भाग जाता है। उसके पापा के सिर पर चोट लगने के कारण काफी ज्यादा खून बहती है और वह वहीं पर मर जाते हैं। गेंगडू अपने पापा के पास जाता है और उन्हें पकड़कर रोने लगता है। पीछे से पुलिस वाले भी उनकी तरफ आ रहे होते हैं। पुलिस वाले जल्दी से उन लोगों के पास आते हैं और गेंगडू को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं और नामजू और उसके पति वहाँ से बच के भाग जाते हैं। इधर पूरे शहर में पोस्टर लगवा दी जाती है कि इन परिवार में से इन दो लोगों को जो भी पकड़ेगा उसको सरकार की तरफ से इनाम दिया जाएगा। गेंगडू के भाई अपने एक दोस्त के पास आता है और उसे मदद मांगता है। वह अपने दोस्त से कहता है, प्लीज तुम ह्यूनसू की कॉल को ट्रेस करो। यह सुनकर उसका दोस्त मान जाता है और उसे अपने कंप्यूटर रूम में ले जाता है। फिर गेंगडू का भाई उस कॉल को ट्रेस करता है। उसका दोस्त उससे पूछता है, नामजू कहाँ है? इस पर गेंगडू का भाई कहता है, हम दोनों पुल पर ही बिछड़ गए थे। उसके बाद मैंने उसे कहीं नहीं देखा, पता नहीं वह कहाँ होगी। फिर गेंगडू का भाई उस कॉल को ट्रेस करता है जो ह्यूनसू ने रात को अपने पापा को की थी। फिर वह कॉल ट्रेस हो जाती है। फिर उसका दोस्त बाहर जाता है और वहाँ पर पुलिस वाले और अस्पताल के बाकी कर्मचारी मौजूद होते हैं। उसका दोस्त धोखेबाज निकलता है और इनाम के लालच में गेंगडू के भाई को पुलिस से पकड़वा देता है। पुलिस वाले गेंगडू के भाई को पकड़ने के लिए ऑफिस के अंदर जाते हैं। गेंगडू का भाई चालाकी से बिजली के बोर्ड से लाइट को फ्यूज कर देता है और अंधेरे का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर जाकर एक बेसमेंट में छिपकर अपनी पत्नी नामजू को मैसेज के द्वारा ह्यूनसू के कॉल रिकॉर्ड्स भेज देता है। तभी वह भूख और थकान की वजह से बेहोश हो जाता है। इधर नामजू मॉन्स्टर से बचने के लिए फूलों के दराज में छिपी होती है। नामजू उस दराज से बाहर निकलती है और अपने फोन को चार्ज करके चालू करती है तो उसे अपने पति का मैसेज आता है। नामजू मैसेज को पढ़ती है तो उसे ह्यूनसू के कॉल रिकॉर्ड से एड्रेस पता चल जाता है। वह तेजी से दौड़ते हुए उस एड्रेस पर भागती है और गेंगडू को कॉल करके कहती है, हमें वह सीवर मिल गया जहाँ पर ह्यूनसू छिपी हुई है। फिर वह गेंगडू से कहती है, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तभी अचानक सामने से वह मॉन्स्टर आ जाता है और नामजू को अपनी पूंछ से धक्का मारकर पतले से सीवर में गिरा देता है। गेंगडू जब फोन पर अपनी बेटी के एड्रेस के बारे में जान जाता है तो डॉक्टर से कहता है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे पता चल गया है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं करते और उसे बेहोशी का इंजेक्शन देने लगते हैं। तभी अचानक गेंगडू वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन सारे डॉक्टर उसे पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उसे वही इंजेक्शन दे देते हैं। लेकिन गेंगडू बेहोश नहीं होता। यह देखकर डॉक्टर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, लगता है वायरस के असर की वजह से उस पर इंजेक्शन का कोई असर नहीं हो रहा है। फिर डॉक्टर गेंगडू के टेस्ट के लिए उसके गले से ब्लड निकालते हैं। तभी वहाँ पर फॉरेंसिक टीम वाले आते हैं और गेंगडू से पूछते हैं, क्या तुम्हारी बेटी अभी जिंदा है? इस पर गेंगडू कहता है, आप लोग मेरा विश्वास करें, मैंने अपनी बेटी से बात की थी, वह अभी जिंदा ही होगी और वह ब्रिज के नीचे सीवर में है। प्लीज आप लोग मुझे जाने दें क्योंकि मुझे अपनी बेटी को बचाना है। यह सुनकर फॉरेंसिक टीम वालों को लगता है कि वायरस ने उसके दिमाग के पूरे हिस्से पर कब्जा कर लिया है, इसलिए गेंगडू ऐसी बातें कर रहा है। फिर फॉरेंसिक टीम वाले उसके दिमाग के हिस्से पर रिसर्च करने लगते हैं।
इधर हम देखते हैं कि ह्यूनसू और सीजू कपड़ों को बांधकर एक रस्सी बनाते हैं। वे उस रस्सी को ऊपर लगी लोहे की जाली पर फेंकते हैं, लेकिन वह कपड़ों की रस्सी छोटी पड़ जाती है। अब उनके वहां से भागने का मौका भी खत्म हो जाता है। इसके बाद गेंगडू का भाई भी उस पुल के नीचे पहुंच जाता है। वहां उसे एक बेघर आदमी मिलता है। गेंगडू का भाई उस बेघर आदमी की मदद से पेट्रोल बम बनाने में सफल हो जाता है। फिर वे दोनों उस जगह की ओर जाने लगते हैं जहां वह मॉन्स्टर मौजूद था। दूसरी तरफ गेंगडू को भी ह्यूनसू की लोकेशन पता चल जाती है, इसलिए वह भी उस पुल तक पहुंच जाता है जहां ह्यूनसू थी। उसी समय ह्यूनसू और छोटा बच्चा सीजू उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर फंसे हुए होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सड़क पर लोग प्रदर्शन कर रहे होते हैं। वे इस बात का विरोध कर रहे थे कि डॉक्टरों ने गेंगडू पर इतना अत्याचार क्यों किया। तभी अचानक वह मॉन्स्टर वहां आ जाता है। उसे देखकर सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। उसी दौरान गेंगडू और उसके भाई भी वहां पहुंच जाते हैं। वैज्ञानिकों ने उस मॉन्स्टर को मारने के लिए एक जहरीली गैस बनाई होती है। वे उस गैस को मॉन्स्टर पर छोड़ देते हैं। गैस की वजह से मॉन्स्टर दर्द से तड़पने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। कुछ समय के लिए वह बेहोश हो जाता है। तभी गेंगडू जल्दी से अपनी बेटी ह्यूनसू और छोटे बच्चे सीजू को मॉन्स्टर के मुंह से बाहर निकालता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ह्यूनसू मर चुकी थी। हालांकि छोटा बच्चा सीजू अभी भी जिंदा था। तभी वह मॉन्स्टर फिर से उठने लगता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है। उसी समय वह बेघर आदमी मॉन्स्टर के मुंह में पेट्रोल से भरा कैन उड़ेल देता है। फिर गेंगडू की बहन जलता हुआ तीर मॉन्स्टर की तरफ चलाती है। तीर लगते ही मॉन्स्टर जलने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए वह पानी की तरफ भागता है, लेकिन तभी गेंगडू उसके सामने आ जाता है। वह लोहे की रॉड मॉन्स्टर के मुंह में घुसा देता है और आखिरकार उसे मार देता है। अब गेंगडू ने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था, लेकिन इस लड़ाई में उसने अपने सबसे प्यारे लोगों को खो दिया था, अपने पिता और अपनी बेटी को। अब क्योंकि सीजू भी बेघर था और इस दुनिया में उसका कोई नहीं था, इसलिए गेंगडू उसे अपना लेता है। वह उसे अपने बेटे की तरह पालने लगता है। गेंगडू अब पहले से ज्यादा समझदार और अच्छा इंसान बन चुका था। वह अपनी दुकान भी अच्छी तरह चलाने लगा था और सीजू को अपने सगे बेटे की तरह प्यार करता था। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।